गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक हो और घर पे ही रहो, घर से बाहर मत निकलना, बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलना, घर पे रहो, सेफ रहो। और हमने अभी तक जो भी अकाउंट्स की क्लास में पढ़ा, कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं और स्लोली बाय स्लोली हम आगे को बढ़ते जा रहे हैं। हमने ट्रांजैक्शन से स्टार्ट किया, गुड्स पे गए, गुड्स से परचेज अकाउंट पे आए, फिर सेल अकाउंट पे आए, फिर परचेज में हमने पढ़ा देयर इज अ कैश परचेज ऑफ गुड्स एंड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। जिनसे हम क्रेडिट में परचेज करते हैं, हम मतलब बिजनेस, उन्हें हम क्रेडिटर्स कहते हैं जिन्हें हमें बाद में पैसा देना है, और जिन्हें हम क्रेडिट में सेल करते हैं उन्हें हम डेब्टर्स कहते हैं जिनसे हमने बाद में पैसा लेना है, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड पेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल, हमने वो भी पढ़ा। फिर हम थोड़ा सा आगे गए और हमने पढ़ा परचेज रिटर्न अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट, इसको हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। और थोड़ा सा आगे चलते हुए आज हम फटाफट से आगे स्टार्ट करें। आज की पहली टर्म जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? कैपिटल। आज की पहली टर्म क्या है? कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? व्हाट इज द कैपिटल? कैपिटल क्या होती है? व्हाट इज द कैपिटल? तो लिखो द अमाउंट which is invested by the owner, which is invested by the owner, the amount which is invested by the owner into the business. Into the business is called capital. Is called capital. It can be in the form of cash or assets. It can be in the form of cash, ये कैश के रूप में भी हो सकता है, और गुड्स और assets. It can be in the form of cash, goods और assets. ठीक है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सर समझ में नहीं आया, सर बात समझ में नहीं आई। अरे आपके दिमाग में आइडिया आया कि चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस कैसे स्टार्ट हो सकता है? उसके लिए पैसा चाहिए। मान लो आपने सोचा कि चलो सदर बाजार के अंदर जाके, मेन मार्केट में जाके एक शॉप खोलते हैं। दो बातें हो सकती हैं, या तो आप उस शॉप को रेंट पे ले लो, या आप उस शॉप को खुद बाय कर लो, या आपकी ऑलरेडी एक शॉप है और आप उसमें बिजनेस स्टार्ट कर दो। इट मींस आपका ऑलरेडी वहां पे एक शॉप थी, असेट्स था, आपने उसका यूज किया और बिजनेस स्टार्ट कर दिया। या आपने एक शॉप को किराए पे ले लिया, या आपने एक शॉप को खरीद लिया। द अमाउंट इन्वेस्टेड, जो भी पैसा आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट किया, किसने? ऑनर ने। जो ऑनर ने पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, दैट बिकम्स इट्स कैपिटल। हाँ, जब तक आप छोटे बच्चे हो, बस 11th क्लास में हो, तब तक कैपिटल को आप यहीं तक समझो। जब आप बड़े हो जाओगे, इसका और डेप्थ में मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप कैपिटल को इतना ही समझो, यही है कैपिटल आपके लिए फॉर क्लास 11th। इससे ज्यादा अभी नहीं जाना। हाँ, एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो, कैपिटल, एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स प्लस लायबिलिटीज। सर नहीं समझ में आया सर, असेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती है? मैं समझाऊंगा, मैं सब कुछ समझाऊंगा, एक एक बात आपको समझाऊंगा। बस अभी आप इसे लिख लो, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स प्लस लायबिलिटीज। आओ एक दूसरी टर्म चले, दूसरी एक और टर्म आज हम पढ़ते हैं जिसका नाम है ड्रॉइंग्स। एक और टर्म हम पढ़ते हैं ड्रॉइंग्स या ड्राइंग या ड्राइंग। चलो ड्राइंग ले लेते हैं। ड्राइंग आप ये बार बार वर्ड यूज करोगे, ये भी एक अकाउंटिंग टर्म है जो आप अकाउंट्स में बार बार यूज करोगे, जिसका मतलब है ड्राइंग। ये ड्राइंग क्या होती है?
आप सोचो आपका एक बिजनेस है, आपकी मोबाइल की इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी शॉप है मार्केट के अंदर। आप सुबह सुबह घर से उठते हो 8 बजे, जाके दुकान खोल देते हो, दुकान पे बैठ जाते हो और रात को 9 बजे तक आप दुकान पे बैठते हो, और रात को 9 बजे आप घर पे दुकान बंद करके आ जाते हो। मुझे बताओ सारा दिन आप कहाँ हो? सर दुकान पे, सर दुकान पे। अगर आपको घर के लिए कुछ चीज चाहिए, आपको अपने बच्चों के लिए कुछ सामान खरीदना है, आपको अपने घर के लिए कुछ चाहिए, तो पैसा कहां से लोगे? सर दुकान से, सर अपने बिजनेस में से। और मैं पैसा किससे लूंगा? कहां से लाऊंगा पैसा? एक बिजनेसमैन जो सारा दिन बिजनेस में बैठा है, वो पैसा और कहां से लाएगा? वो बिजनेस से ही तो पैसा विड्रॉ करेगा। तो जब कभी भी बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा विड्रॉ करे फॉर हिज पर्सनल यूज, याद रखना, फॉर हिज पर्सनल यूज, वो क्या कहलाती है? ड्रॉइंग्स। सर सिर्फ पैसा नहीं, सामान भी ले सकता है। अब आपकी किराने की दुकान है, आपके घर पे आटे की जरूरत है, तो क्या आप आटा कहीं और से लोगे? अपनी दुकान से आटा उठा के लाओगे और घर वालों को दे दोगे, ये लो मम्मी आटा। क्या उसके पैसे चार्ज करोगे घर वालों से? नहीं सर, नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा बिजनेस का? ड्रॉइंग्स। अब मनी और गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इज कॉल्ड इट्स ड्रॉइंग। और लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, और इसकी भी डेफिनेशन फटाफट से लिख लें। लिखो, इट इज द अमाउंट, it is the amount withdrawn, it is the amount withdrawn or goods taken by the proprietor or the owner for his personal use. It is the amount withdrawn or goods taken by the owner, चेंज कर देते हैं, सॉरी, out of business, for his personal use. The amount withdrawn by the owner or goods taken by the owner out of business for his personal use, वो क्या हो जाएगा? ड्राइंग्स। सर अगर मैंने दुकान में से कुछ निकाला और निकाल के मैंने छोले भटूरे की एक प्लेट खा ली, सर वो क्या होगा? ड्राइंग्स। दैट इज अगेन ड्राइंग्स। सर मैंने अगर दुकान से कुछ लिया और घर में ला के अपने डैडी को मैंने गिफ्ट कर दिया, सर वो क्या होगा? वो भी ड्राइंग्स। डैडी को गिफ्ट करना या खा लेना या घर में यूज कर लेना या पैसे दुकान से ले आना, वो सब आपके पर्सनल यूज के लिए है, वो सब आपके पर्सनल यूज के लिए। सर अगर मैंने दुकान से पैसे निकाला और मैंने कुछ लोगों को पार्टी दी और वो लोग मेरे क्लाइंट्स हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, उनके लिए मैंने एक पार्टी अरेंज कर दी, तो वो क्या होगा? सर वो ड्राइंग्स नहीं होगी। बिकॉज यू विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बिजनेस नॉट फॉर योर पर्सनल यूज। यू हैव विड्रॉन द मनी, विड्रॉन मैंने निकालना, यू हैव विड्रॉन द मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर बिजनेस पर्पस, टू एक्सपेंड द बिजनेस, नॉट फॉर योर पर्सनल यूज। वो आपका एक्सपेंस हो जाएगा, इट विल बी योर एक्सपेंस, वो खर्चा हो जाएगा, उसके बारे में आपको भी पढ़ाऊंगा। तो चलो सबसे पहले ने क्या सीखा आज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स। आओ आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए आप थोड़ा सीरियसली तरफ जा रहे हैं। आओ आगे बढ़े और बढ़ते हुए पढ़े व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायबिलिटी। और इसको मैं साफ कर देता हूँ क्योंकि ज्यादा जगह चाहिए। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? आ जाओ फटाफट जल्दी से, और इसे पढ़े। आई होप आपने लिख लिया होगा साथ साथ, आप मेरे साथ साथ लिखो और साफ साफ नोट्स बनाओ और मुझे भेजो। कुछ बच्चों के नोट्स तो मुझे नहीं आ रहे हैं, कुछ बच्चों के नोट्स तो नहीं आ रहे, कुछ बच्चे तो फाइनल नोट्स बना के नहीं भेज रहे हैं।
कुछ बच्चे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे मुझे नहीं पता चलेगा आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है। आप रिस्पॉन्स करो, मुझे बताओ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप इसे शेयर भी करो, लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो। लेकिन आप बैठो नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ तो मुझसे पूछो। आप जो बच्चे मेरे साथ व्हाट्सएप पे हो, हमारे साथ ग्रुप में हो, आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके डाउट्स का तुरंत रिप्लाई करता हूं। ठीक है, आ जाओ आगे हम पढ़ते हैं। क्या नेक्स्ट टर्म इज लायबिलिटी। सर लायबिलिटी क्या होती है? ये लायबिलिटी वर्ड कुछ समझ में नहीं आ रहा। लायबिलिटी क्या होती है? देखो, एक बिजनेस के अंदर जब आप बिजनेस करते हो, आप बहुत सारे लोगों से उधार लेते हो। एक बिजनेस के अंदर जब आप बिजनेस करते हो, वो सप्लायर जिसने आपको गुड्स दिए थे, जिसे आपने वादा किया था कि 2 महीने के बाद मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा, वो आपकी लायबिलिटी है। अगर एक वर्ड में इसे कहा जाए तो इसका मतलब है देनदारी। जो कुछ भी एक बिजनेस के सिर पे ऑब्लिगेशंस हैं टू पे द आउटसाइडर्स, इट्स कॉल्ड इट्स लायबिलिटी। एक बिजनेस को जो कुछ भी, जितना भी पैसा बाहर वाले लोगों को देना है, दैट इज कॉल्ड इट्स लायबिलिटी। वो उसकी लायबिलिटी है। आओ लिखे फटाफट जल्दी से। द अमाउंट invested by persons other than owner into the business is called its liability. आगे लिख लो पहले, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पर्सन्स अदर देन ऑनर, यानी बिजनेस के ऑनर के अलावा जो पैसा दूसरे लोगों ने बिजनेस में लगा रखा है। बैंक जब आपको लोन देता है, उस लोन को आपको वापस करना पड़ता है, उस लोन को आपको चुकाना पड़ता है। यू हैव टू रीपे दैट लोन। वो लोन क्या है? इट्स अ लायबिलिटी। वो क्रेडिटर जिसने आपको गुड्स उधार पे दिए, वो क्रेडिटर आपका क्या है? इट्स अ लायबिलिटी। वो आपके दोस्त जो आपको उधार देते हैं बिजनेस करने के लिए, कुछ पैसा आपको जरूरत पड़ी बिजनेस के अंदर, आपने अपने दोस्त से कुछ पैसा उधार ले लिया, वो लोन ले लिया, वो क्या है? वो लायबिलिटी है। वो ओवरड्राफ्ट जो आप बैंक से मांगते हो कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, बैंक भाई मुझे 2 महीने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है, मेरा बिजनेस डूब जाएगा, और बैंक आपको पैसा अप्रूव करके दे देता है, वो क्या है? वो लायबिलिटी है। मीन्स द मनी इन्वेस्टेड बाय द पर्सन्स अदर देन द ओनर्स इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड इट्स लायबिलिटी। अब आगे भी लिखते हैं, लायबिलिटी इज द क्लेम, it is the claim of outsiders, into the business, liabilities are, कोमा लगा के, liabilities are always payable on due date. Liabilities are always payable on due date. सर इसके कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो? फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, for example creditor, for example bank overdraft,
ठीक है जी। ये बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप दे सकते हो सर। और बिल्स पेबल, ये भी तो एक लायबिलिटी है जो आपको देना है। मतलब अगर शॉर्ट में बात की जाए तो कुछ भी पैसा जो आपको, आप मैंने बिजनेस को, कुछ भी पैसा जो बिजनेसमैन को, एक बिजनेस को बाहर वाले लोगों को देना है, वो कंपनी की लायबिलिटी है, वो कंपनी की लायबिलिटी है। सर जो बिजनेसमैन पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस में पैसा लगा के बिजनेस को स्टार्ट करता है, क्या वो भी एक लायबिलिटी है? हाँ, वो भी एक लायबिलिटी है, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। और जो बाहर वालों को देनी है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज को हमने दो हिस्से में बांट दिया। कौन कौन सा? एक इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी। सर ये लायबिलिटी कैसे हो सकती है सर? एक बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है, वो लायबिलिटी कैसे हो सकती है सर? वो उसका ही तो बिजनेस है। नहीं बेटा, अ बिजनेसमैन एंड अ बिजनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। एक बिजनेसमैन और एक बिजनेस, ये दो डिफरेंट चीजें होती हैं। अगर आपको नहीं मालूम हो तो मैं बता दूं, एक बिजनेसमैन और बिजनेस दो डिफरेंट चीजें हैं। आप देखो ना, मेरा नाम कुछ हो सकता है पर मेरे बिजनेस का नाम कुछ और होगा। एक बिजनेसमैन और बिजनेस, अ ऑनर एंड अ बिजनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये एक नहीं होती, ये अलग अलग होती हैं। तो मैं जो पैसा बिजनेस में लगा के बिजनेस को स्टार्ट करता हूं, मैं भी उस पैसे को बिजनेस से वापस मांग सकता हूं। लेकिन वो कौन सी लायबिलिटी है? वो इंटरनल लायबिलिटी है। वो कौन सी लायबिलिटी है? इंटरनल लायबिलिटी। तो लिखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल लायबिलिटी? लिखो, ऑल अमाउंट्स विच all amounts which a business entity has to pay to the owner is called इंटरनल लायबिलिटी। और ये कौन सी है सर? एक्सटर्नल लायबिलिटी। ऑल द अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द आउटसाइडर्स। यहां ऑनर और यहां क्या आ जाएगा? आउटसाइडर्स। बस इतना सा फर्क आ जाएगा और वो हो जाएगी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी। वो हो जाएगी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी। मैं इससे ज्यादा आगे आपको आज नहीं समझाऊंगा, बहुत छोटा समझा रहा हूं क्योंकि मुझे अभी लायबिलिटी को ही कंटिन्यू करना है। और दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं लायबिलिटी को और क्लासिफाइड करते हैं करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन उसके पहले जो भी आज तक आपने पढ़ा, जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया, उसका क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब जो हम आगे बढ़ने वाले हैं धीरे धीरे करके, अब हम थोड़ी डिफिकल्ट टर्म्स की तरफ जाएंगे, बेसिक मेन टर्म्स की तरफ जाएंगे। इसीलिए आपका अब डाउट्स का क्लियर होना बिल्कुल जरूरी है। आप यहीं तक आज पढ़ो, यहीं तक के नोट्स बनाओ और रेडी रहो। कल से हम थोड़े डिफिकल्ट टर्म्स की तरफ चलेंगे। तब तक एंजॉय करो, खूब मजे करो, मस्त रहो, घर में रहो, घर से बाहर मत निकलना। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय, कल मिलेंगे।